ये है जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, जिसे एम्स ट्रॉमा सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड नंबर 5 पर एक बच्चा पिछले 2.5 साल से लेटा है। एक हादसे की वजह से 15 साल के इस बच्चे का गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा लकवाग्रस्त यानी कि पैरालाइज हो चुका है। सांस लेने के लिए इसकी सारी ज़िंदगी अब मशीनों की मोहताज है। इस जैसे न जाने कितने मरीज़ भारत के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो घर वापस तो जा सकते हैं पर इन मशीनों के बिना नहीं। ऐसे ही एक मरीज़ का नाम है मोहम्मद जावेद। हम इस वक्त एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल के साथ, जो यहाँ के एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, मैं अमरजीत सिंह हूँ और आपके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था हमने हिंदुस्तान टाइम्स में आज से कुछ हफ्तों पहले, तो उस सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप उस आर्टिकल के बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली ये ट्रॉमा सेंटर जो है, इसमें हेड एंड स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स मैं देखता हूँ एंड उसमें से एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट जो है मिस्टर जावेद, वो हमारे पास लगभग 2-2.5 साल से हैं यहाँ पे, और उनकी कहानी को हिंदुस्तान टाइम्स ने दिखाया था और कैसे उस मरीज़ अभी भी अस्पताल में है क्योंकि वेंटिलेटर डिपेंडेंट है और वेंटिलेटर की कमी की वजह से वो घर नहीं जा पा रहा। तो जब वो मैसेज आया वो न्यूज़पेपर में, उसके बाद कई लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, जैसे कि आपने, और उस मरीज़ को उस आर्टिकल की वजह से आज हम डिस्चार्ज कर पा रहे हैं घर पे, बिकॉज वो वेंटिलेटर हम ले पाए और उसको घर उस वेंटिलेटर के साथ भेज रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 4 to 5 years। अच्छा, तो आपने ज्वाइन जब करा था किस? मैंने 2011 जुलाई। अच्छा, and you joined there as what? I have done my PhD from here only, Okay. from trauma center। डॉक्टर रेनू, उस पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये हमारा पेशेंट है जावेद, जो हमारे साथ पिछले 2.5 साल से है। 2013 में इसको चोट लगी थी, 13 साल का था, अभी 15.5 साल का हो गया और उसी दिन से ये बेड रिडन है। इसकी मम्मी, इसका भाई इसके साथ है तब से। इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, बॉल खेल रहा था बच्चे के साथ, जस्ट गिरा और उसको स्पाइन में तो जब यहाँ पर लाया गया तो किस कंडीशन में था? स्पाइन के पेशेंट ऐसे तो देखने में थोड़ा स्टेबल लगते हैं, लेकिन उनकी क्रिटिकल सिचुएशन एक्चुअली वो बैठ नहीं पाते हैं, पैराप्लीजिया, हाथ पैर नहीं हिला पाते, क्वाड्रिप्लेजिया, हाथ भी नहीं हिला पाता है, पैर भी नहीं हिला पाता है, मूव भी नहीं कर पाता है। जैसे ये एक वेजिटेटिव स्टेट होती है ना, जैसे सब्जी पड़ी रहती है, ऐसे ही पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता है। 2.5 साल हो गए इसको, वेंटिलेटर पे था इसलिए घर नहीं जा पाया क्योंकि घर की कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं थी। तो आप घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? बस मैं बड़ा हूँ भाई में, और एक मेरे से छोटा आबिद है, वो मेडिसिन में काम करता है, उसकी सैलरी 6,000 है। उसकी सैलरी 6,000 है? सब आपके पिताजी वो ट्रेनर का काम करते हैं, उनकी कमाई भी कोई ज़्यादा नहीं है? जी बिल्कुल। और आप पिछले 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं? जी सर, 2.5 साल से मैं काम नहीं कर रहा। 2.5 साल से आप भाई की देखभाल कर रहे हो, काम आपने छोड़ रखा है? जी सर, मैंने सोचा पहले भाई उसके बाद काम, पहले भाई को ठीक कर लूँगा फिर काम करूँगा। अगर मैं काम करता हूँ तो किसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे कि रात में आना पड़ेगा तो रात में जाना पड़ेगा, तो फिर मैं भाई को देख नहीं पाऊँगा। मैंने सोचा पहले भाई को देखूँ फिर मैं काम करूँगा। तो ऐसे ही कर करके आज 2.5 साल 30 महीने 21 दिन हो गए। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या हेड इंजरी है, उसमें क्या होता है, जब पेशेंट्स आते हैं ना, उनके साथ साथ उनके रिलेटिव भी बहुत सिक हो जाते हैं, बिकॉज दे यूज टू सिट हियर ओनली इन फ्रंट ऑफ ICU फॉर 1-2 ईयर, बहुत टाइम तक। और तो उनका जो डिप्रेशन लेवल होता है, स्ट्रेस लेवल, वो इतना हाई हो जाता है कि वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो भी एक अलग तरह से एक मानसिक तनाव होता है और उसके शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने ये एक छोटा सा अपना ये इंडिया में फर्स्ट आर्ट गैलरी हमने बनाया है पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट्स के लिए। शाम को कभी वो व्हील चेयर पे यहाँ पे घूम सकते हैं, बिकॉज ये 3rd फ्लोर पे नीचे हमेशा पेशेंट नहीं जा सकते। जस्ट हम ICU से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा आर्ट गैलरी है। ऐसे एक बीमारी है, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, बड़ी अनकॉमन नहीं है। इसमें पेशेंट के हाथ पाँव नहीं चलते, बट पेशेंट कॉन्शियस रहता है। अब वो अपने आप में एक मृत्यु समान लगता है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, बिकॉज हम हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ, डॉक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सिचुएशन में इन पेशेंट के साथ देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और फील होता है कि हम साइंस में कब ऐसी कोई तरक्की करेंगे जब इसको हम बेटर करें। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।
जावेद के केस में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? अगर वेंटिलेटर जब आपके पास इतना पैसा था तो क्यों नहीं दिया जा सका? अगर आप सोचें एम्स में पैसे की कमी नहीं है. आवर बजट इज एक्सीड ऑलमोस्ट 2000 करोड़ पर ईयर, सो विच इज़ मोर देन सम स्टेट गवर्नमेंट बजट्स फॉर हेल्थ केयर. तो लेकिन प्रोसीजर इज समथिंग विच कैनॉट बी सर्कमवर्टेड. तो जैसे वेंटिलेटर है, इट इज़ कंसिडर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड समथिंग विच इज़ डिस्पोजेबल. तो उस वेंटिलेटर खरीदने के लिए खरीद तो हम सकते थे, लेकिन हम उसको किसी को दे नहीं सकते. इट्स अ कैपिटल थिंग विच हैज़ टू बी अकाउंटेड इन बुक्स एंड केप्ट देयर टिल इट बिकम्स डिफंक्ट. तो हमने पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया. वी इनिशिएटेड अ प्रोसेस विच टुक 6 months. ये हमने एक स्पेशल प्ली की कि जावेद के लिए एक वेंटिलेटर खरीद के अस्पताल दे दे. दैट फाइल मूव्ड अप टू द डायरेक्टर एंड वेरियस कमिटीज़, एंड द फाइनल ओपिनियन ऑफ एवरीवन वाज दैट दिस वी शुड नॉट सेट अ प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ मिसयूज लेटर ऑन. बिकॉज जो किसी भी सिस्टम में अगर आप एक लूप होल छोड़ देते हैं, वो प्लेस लाइक इंडिया इट हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग मिसयूज्ड. So what everybody saw that why not involve somebody, NGO or someone else to donate a ventilator so that we can send him through that process. So that is what we decided. इसलिए हम लोग बिल्कुल पागल हो गए. ना हम अपने फैमिली से अच्छे से बात कर सकते हैं, ना किसी से कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल सबके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया. ना हम अपने पिताजी से सही से बात कर सकते हैं, ना माँ से, ना माँ मुझसे. बिल्कुल चिड़चिड़ापन कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कितना दिन हो रहा, कैसे कब जाएंगे, कुछ पता ही नहीं, मतलब क्या होना है. अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे पास लगभग 500 से 600 हेड इंजर्ड पेशेंट हम एडमिट करते हैं. और ये हम माइनर हेड इंजरी की बात नहीं कर रहे, सिवियर हेड इंजरी की बात कर रहे हैं. और बहुत बड़ा नंबर है एक सेंटर के लिए. मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतने हेड इंजरी नहीं आते होंगे किसी एक सेंटर में जितने हमारे ट्रॉमा सेंटर में आते हैं. और आप स्पाइनल इंजरी देखिए, जो और भी प्रॉब्लमैटिक इशू है, तो हम करीब 600 से 700 स्पाइनल इंजरीज़ एक सेंटर में हम ट्रीट कर रहे हैं. और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, गर्दन की चोट के जो मरीज़ हैं, वो करीब 200 के करीब हमारे पास एक सेंटर में हर साल आ रहे हैं, विच इज़ अ एपिडेमिक इन इटसेल्फ. कैसे चोट लगा इनको बताओ? बाइक से गिर गए. देखिए ये भी आरटी केसेस बहुत ही कॉमन है ट्रॉमा में. अच्छा, बाइक से गिर गए थे. आपकी एज क्या है? इनकी एज क्या है? 40. कहाँ चोट लगी इनको? रीढ़ की हड्डी में. तो हाथ हिला पाते अपने? काम करते हैं पैर? चलते हैं पैर? अच्छा, पहले नहीं हिलता था यहाँ के आने से पहले? आप देख सकते हैं ना, हमारे सारे पेशेंट जितने होते हैं मोस्टली आरटीए है, और सारे यंग पेशेंट्स हैं बिटवीन 18 to 30 ईयर्स. सारे पेशेंट मोस्टली पेशेंट आरटीए. ट्रॉमा एक यही है, मोस्टली आरटीए देन फॉल, असोल्ट, मतलब वेरी रेयर. जब प्रॉब्लम आती है उसके बाद ही सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए था. हमें पहले से ही पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हम उसके बावजूद भी हेलमेट नहीं पहनते, उसके बाद भी वी टेक सो रिस्की थिंग्स, जिससे कि I would say 90% of our head and spinal injury patients could have avoided that injury if they have been preventable properly. अभी आप कोई भी डेवलप कंट्री देखिए, जितना हमारा रेट है उसका 10 times लोअर रेट है उनका हेड एंड स्पाइन इंजरीज का. because of the awareness, because of all the safety measures and laws in place जो लोग यूज़ करते हैं, because they care for themselves. हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें कमी है, जानते हुए कि जानलेवा हो सकता है, people take risk. तो अगर हम सब थोड़ा सेफ्टी बरतें तो आई थिंक वी कैन ऑल डिक्रीज द इंसिडेंस मैसिवली इन द फ्यूचर. मैं यही उम्मीद करता हूँ सर कि अपने भाई के लिए तो हो गया सर काम, बस और जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी गरीब हैं, उनका जो है कहीं से ना कहीं से वो मदद आ जाए सर. मैंने सुना कि एम्स में भी 2-4 पेशेंट हैं वो सर्वाइकल के, वो भी 2 साल 1 साल से पड़े हैं. तो सरकार उनके लिए भी कुछ करे, या फिर कोई आर्टिकल उनके लिए भी छापे ताकि कोई उनका हेल्प कर सके और वो भी घर जा सके, इस परेशानी से निकल सके. ये सर. पेशेंट की हेल्प तो एक तरफ है, इट इज़ द होल फैमिली इज़ अफेक्टेड, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं दे आर ऑल इन दी यंग एज ग्रुप हु आर दी
मे बी द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, पूरे फैमिली को वही उठा रहे थे। अब उनको चोट लगने के बाद वो फैमिली जो है, जो वाइफ है और जो बच्चे हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। एंड इट इज़ अ वेरी पिटेबल सिचुएशन बिकॉज उनको स्कूल से हटाना पड़ता है, मदर हैज़ टू गो एंड फाइंड वर्क समवेयर विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द किड्स एट होम, एंड द सोसाइटी डज नॉट लुक आफ्टर देम इन एब्सेंस ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस इन इंडिया। उनकी तरफ कोई नज़र नहीं रखता। एंड उनका जो स्टेट होती है, वी समटाइम्स हेल्प देम मॉनिटरली लिटिल बिट थ्रू आर NGO, बट वन टाइम हेल्प हैज़ नो मीनिंग फॉर दीज पीपल। So I think we all need to look at the bigger picture कि the whole family needs to be rehabilitated, not just the patient. And उसके लिए कैसे किया जाए, that structure has to be built in by interested individuals, NGOs and the society at large, because the government is unable to, because of so many things, to take care of this. तो डॉक्टर साहब, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और आपसे सारी जो जानकारी हमें मालूम हुई जितनी भी, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक प्राइवेट सेक्टर और एम्स के साथ मिलके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और ख़ास तौर से जैसे ये भी आपसे बात हुई कि खाली पेशेंट्स का रिहैब नहीं, उनकी फैमिली का रिहैब भी करना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है। मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम शुरू कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों को पहुँचा सकें और लोगों की ज़िंदगी पे अगर हम कुछ फ़र्क डाल सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। आखिरकार रिपोर्टर रिद्धिमा कौल की मेहनत रंग लाई और किसी भले इंसान के मशीन दान देने की वजह से जावेद घर जा सका। पर न जाने और कितने जावेद आपको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आप में से कोई एक कब आगे आए जिसकी मदद से वो भी अपने घर जा सकें। आपकी मदद किसी और जावेद की सांसों की डोर को लंबी कर सकता है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।